नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और आज टोटल हेल्थ में हम बात करेंगे कैंसर की, इसके रोकथाम और जांच की। कैंसर के बारे में जानकारी, इसके लक्षणों की पहचान कर जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना और इसके बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जानकारी देना बेहद जरूरी है। और अगर इस बीमारी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां लोगों के पास पता चले तो इसकी रोकथाम करने में काफी मदद मिल सकती है। दर्शकों, जब हम कैंसर जैसे रोग की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी जटिल गंभीर बीमारी का ख्याल उभरता है जिसे हम प्रायः लाइलाज ही समझते हैं। लेकिन कैंसर चिकित्सा को लेकर तमाम जो शोध हैं और जो तमाम इलाज की अत्याधुनिक तकनीक है, जो पद्धतियां हैं, उससे इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत दी है। तो ऐसे में आज ये समझने की बेहद ज़रूरत है कि आखिर कैंसर से कैसे रोकथाम किया जा सकता है, कैसे इसका बचाव किया जा सकता है और ख़ासतौर पर इसके लिए जांच के लिए क्या कुछ किया जाए, कैसे अर्ली डिटेक्शन करें कैंसर का, कैसे इसके बारे में पता चलाएं। तो आज हम इसके विषय में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम आपसे उनका परिचय करा दें। हमारे साथ में डॉक्टर इंदु अग्रवाल, जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से जुड़ी हुई है। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में डॉक्टर गौरवी मिश्रा जुड़ेंगी, वो भी थोड़ी देर में। हमारे साथ डॉक्टर अजय गोगिया जुड़े हुए हैं फिलहाल इस वक्त। डॉक्टर अजय गोगिया एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। और हमारे साथ में डॉक्टर गौरवी मिश्रा, जो कि प्रोफेसर हैं प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई से जुड़ी हुई। बहुत स्वागत है मैडम आपका भी। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं और उसके लिए हमारी जो फ़ोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं। आप उस पर सीधा फ़ोन करके आपके मन में कोई सवाल हो, आपके जहन में कोई सवाल हो, तो आप उस पर जो है हमारे डॉक्टर से सवाल पूछ सकती हैं। फ़ोन नंबर हमारे नोट कर लें, 01123387031 और इसके अलावा 01123097670। ये नंबर हम फ्लैश करते रहेंगे और ये टोल फ्री नंबर है। आप इस पर फ़ोन करके जो प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रश्न में ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। उस पर भी हम आपको जवाब देंगे। तो इस विषय की जानकारी की शुरुआत करते हैं डॉक्टर अजय गोगिया आपके साथ, और ये समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि आखिर कैंसर को समझे कैसे, क्या है ये कैंसर, किस तरह से इसके बारे में समझना चाहिए और भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कितना बड़ा खतरा है। कैंसर है वो एक होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल सेल्स। जो नॉर्मल सेल्स जब एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाती है तो वो कैंसर के रूप में मैनिफेस्ट होती है। जो एबनॉर्मल ग्रोथ कहीं भी हो सकती है, वो शरीर के किसी भी अंग, किसी भी टिश्यू, किसी भी टेंडन, किसी भी बोन्स में हो सकती है, तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ है। और उसके लिए सिग्नल्स होते हैं ग्रोथ के लिए, जिसमें वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेट करती है तो वो कैंसर बन जाती है जी। और भारत में एस्टिमेटेड आज के टाइम में 14 से 15 लाख केस पर ईयर डिटेक्ट होते हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और जो 14 से 15 लाख केस डिटेक्ट होते हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में जी। अगर हम दोनों सेक्सेस की बात करें, मेल्स एंड फीमेल्स, तो ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है। और उसके बाद फीमेल्स में आता है ब्रेस्ट कैंसर के बाद CS सर्विक्स, जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है, एंड थर्ड होता है ओवेरियन कैंसर। सेम ये मेल्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन कैंसर है ओरल कैविटी, जो मुंह का जो ओरल कैविटी और माउथ का कैंसर होता है, फॉलोड बाय आपका लंग कैंसर है, और तीसरे नंबर पे आता है प्रोस्टेट कैंसर। ये इंडियन स्टैटिस्टिक्स जहाँ तक इसकी बात करें तो जी, निश्चित तौर पर तो इससे बचाव के बारे में, इसकी जांच के बारे में हम बात करेंगे आज। और डॉक्टर इंदु अग्रवाल, अगर हम कैंसर के संभावित कारणों की बात करें, रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो कैसे समझें इसको? कैंसर देखिए एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीज़ है और आई विल कॉल इट ए प्रिवेंटेबल डिजीज़, बिकॉज हमारे देश में जो है मेन रिस्क फैक्टर जो कैंसर का है वो टोबैको है। Almost 40% of the male cancers and 20% of the female cancers in India जो हैं वो they are tobacco related. Overall 30% of the cancers are tobacco related. So by avoiding just one risk factor, हम
कैंसर का इंसिडेंस जो है ऑलमोस्ट 30% डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आता है जंक फूड का सेवन हो जाता है और सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। उसके बाद हमारे देश में 15% ऑफ द कैंसर्स जो हैं वो इन्फेक्शन रिलेटेड हैं, जिसमें कि HPV रिलेटेड सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत ही कॉमन है। सेकंड वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर अमंग फीमेल, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के ये बाद आता है। तो इट इज़ ए 100% प्रिवेंटेबल कैंसर। 100% प्रिवेंटेबल होने के बावजूद हमारे देश में 200 महिलाएं रोज इसकी वजह से मरती हैं। आज हमारे देश में वैक्सीन भी है और हमारे पास बहुत गुड स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है ऐसे सिंपल टेस्ट जिससे कि हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। उन सब होने के बावजूद 100% प्रिवेंटेबल कैंसर होने के बावजूद 200 महिलाएं रोज इसकी शिकार हो रही हैं। सो ज़रूरत है जागरूकता की। जागरूकता हम फैलाएं लोगों में कि अगर हम लोगों को जागरूक करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कैंसर जो हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और बाकी जो हैं अगर अर्ली डिटेक्शन होता है तो उनको हम सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं और कुछ कुछ कैंसर्स को तो हम टोटली क्योर कर सकते हैं। जी, तो ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया कि कम से कम 50% ऑफ द कैंसर्स जो है उसको ट्रीट किया जा सकता है, अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है उसका और स्क्रीनिंग के ज़रिए। और ख़ास बात यह है कि तमाम कैंसर्स ऐसे हैं जिनको रोका जा सकता है, बावजूद उसके या तो कहें कि जागरूकता की कमी है या हमारी लापरवाही है जिसकी वजह से हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसकी बात को भी आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले डॉक्टर गौरवी मिश्रा के पास जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर गौरवी मिश्रा, साधारणतया कैंसर के लक्षणों को कैसे समझें, क्योंकि बार बार कभी भी ये अक्सर सुनने में आता है किसी के बारे में भी कि कैंसर जब डिटेक्ट होता है तब तक 3rd स्टेज 4th स्टेज काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। तो क्या कोई अर्ली साइंस भी हैं इसके, किस तरह से इसके लक्षणों को समझना चाहिए? डॉक्टर साहब एक बार चेक कर लीजिए अपने एपरेटस का म्यूट तो नहीं ऑन है, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। सॉरी निखिल जी, तो थैंक यू, आपने हमें इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो कैंसर के जो लक्षण होते हैं इसके बारे में जन जागृति नहीं है, इसलिए बहुत सारे मरीज जो है हमारे पास बहुत लेट स्टेज में आते हैं। तो कैंसर के बहुत सारे लक्षण जो है जो ऐसे हैं जो कि हम पहचान सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर अजय ने कहा मुंह का कैंसर जो है हमारे देश में बहुत कॉमन कैंसर है और उसके जो लक्षण हैं वो जो व्यक्ति है वो खुद भी पहचान सकता है। जैसे कि जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, उसने अगर एक तो पहली बात तो ये है कि तंबाकू का सेवन वो रोक दे, क्योंकि जैसे डॉक्टर इंदू ने कहा कि 40% कैंसर जो है तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं। तो अगर ये व्यक्ति अपना मुंह खोल के आईने के सामने अच्छे लाइट सोर्स के सामने देखेंगे और अगर उनको दिखाई देता है कि मुंह में सफ़ेद रंग के चट्टे हैं या लाल रंग के चट्टे हैं या कोई अल्सर है, जख्म हुआ है मुंह में, तो या कोई ग्रोथ है मुंह में, तो ये जो है ये कैंसर के लक्षण है। इनफैक्ट ये जो प्री कैंसर के भी लक्षण है, यानी इस कैंसर की पूर्व अवस्था भी होती है। और जैसे डॉक्टर अजय ने कहा कि स्तन का कैंसर हमारे देश में बहुत ही कॉमन कैंसर है, वो भी बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे कि स्तन में कहीं भी गांठ आ जाए या कांख में गांठ आ जाए या गर्दन के नीचे के हिस्से में गांठ आ जाए या निप्पल जो है वो अंदर की तरफ खींचा हुआ है, तो या निप्पल से जो है खून आ रहा है, अगर निप्पल प्रेस करेंगे तो उससे अगर खून आ रहा है या कोई स्त्राव आ रहा है, तो ये जो है स्तन के कैंसर के लक्षण हुए। वैसे ही गर्भाशय के मुंह के कैंसर के भी लक्षण होते हैं, जैसे कि 2 मासिक के बीच में अगर कोई रक्तस्राव हो रहा है, खून जा रहा है, या संबंध रखने के बाद अगर खून जा रहा है, या जिन महिलाओं में मासिक बंद हुई है उसके बाद भी अगर 1-2 साल के बाद अगर खून जाने लगे, तो ये सारे लक्षण हुए। वैसे इन जनरल अगर कहीं भी शरीर में अगर गांठ आ जाए या कहीं से खून एब्नॉर्मल खून जा रहा है, तो उसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो फिर स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन की बात करते हैं। डॉक्टर अजय गोगिया, सबसे पहले तो कुछ ईमेल्स भी हमारे पास हैं
जो कह रहे हैं कि प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग में अंतर बताइए क्या है। दरअसल उसको कुछ हमारे दर्शक समझना चाहते हैं, और स्क्रीनिंग के बारे में हम कहें तो कितना कितना महत्वपूर्ण है ये, कैसे समझें इसके बारे में? तो स्क्रीनिंग हम यूजुअली करते हैं, जैसे स्क्रीनिंग का मतलब होता है हम उसमें हेल्दी इंडिविजुअल की भी स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब जो नॉर्मल पर्सन है उसको भी स्क्रीन करते हैं। तो स्क्रीनिंग इज़ ए टाइप ऑफ प्रिवेंशन। अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रिवेंशन के 3 टाइप होते हैं। यानी कि हर व्यक्ति को स्क्रीनिंग करानी चाहिए, अगर एक मोटे तौर पर समझें, ऐसा है? एक हाई रिस्क, मैं उसमें आगे बात करूंगा, बट हाई रिस्क जो पॉपुलेशन है उसमें डेफिनेटली स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तो स्क्रीनिंग इज़ ए टाइप ऑफ प्रिवेंशन। हमें प्रिवेंशन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल सब्जेक्ट्स में अगर हम कुछ प्रिवेंटेबल जो रिस्क फैक्टर होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल होता है, उसको हम प्रिवेंट करें। सपोज स्मोकिंग को, सपोज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओबेसिटी, खाना पीना, तो ये सब आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में होता है लैब टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल मेमोग्राम फॉर फीमेल्स, फॉर एग्जाम्पल कोलोनोस्कोपी, फॉर एग्जाम्पल अदर टेस्ट, पैप स्मीयर, ये सब आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में, जिसमें हम जो नॉर्मल सब्जेक्ट को प्रिवेंट करते हैं टू अर्ली डिटेक्शन, टू प्रिवेंट टू डिटेक्ट द स्टेज इन द अर्ली स्टेज। एंड टर्शियरी प्रिवेंशन होता है एक बार जब कैंसर हो जाए, तो टर्शियरी प्रिवेंशन इज मेंट फॉर कैंसर पेशेंट, तो उसमें आगे कैंसर ना हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप पेशेंट को प्राइमरी प्रिवेंशन दे रहे हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन दे रहे हैं, टर्शियरी प्रिवेंशन दे रहे हैं। तो हमारा जितनी भी स्क्रीनिंग मोडालिटी हैं वो इज ऑल मेंट फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो स्क्रीनिंग मोडालिटी इज ए टाइप ऑफ प्रिवेंशन एंड डेफिनेटली इज ए स्क्रीनिंग प्रिवेंशन। And tertiary prevention is for abnormal subject, means cancer patients. So primary and secondary prevention is for normal patient and tertiary prevention for cancer patient. जी 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 जी। डॉक्टर इंदु अग्रवाल, आपने कहा कि रोज़ 200 लोगों की डेथ हो जाती है सिर्फ अगर उसको सीधे तौर पर कहा जाए कि जानकारी के अभाव में। जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं और सुदूर गांवों की बात करें, दूर दराज इलाकों की बात करें, तो कैसे वहां तक की इस स्क्रीनिंग की जानकारी पहुंचे? क्या वहां पर संभव, क्या कोई अर्ली डिटेक्शन की क्या कोई तरीका है, सेल्फ एग्जामिनेशन का कोई तरीका है जो आम लोगों को पता होना चाहिए? कैसे इसको समझें? हाँ बिल्कुल, जैसे गौरवी जी ने बताया कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश में लोग एडवांस स्टेज में आते हैं, और जब एडवांस स्टेज में आते हैं तो जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली हो जाता है, ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, और कई बार सब कुछ करने के बावजूद हम मरीज को बचा नहीं पाते हैं। हमारे देश में जो भी कॉमन कैंसर्स हैं, जैसे अजय जी ने बताया कि कॉमन कैंसर्स जो हैं वो ओरल कैविटी कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विकल कैंसर है, ये सारे ऐसे कैंसर्स हैं, या तो हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं या हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन के लिए जैसे बताया कि स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का मतलब कि अभी हेल्दी है इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि उसको कोई सिम्टम है इसलिए हम उसका टेस्ट कर रहे हैं। हम हेल्दी लोगों का टेस्ट करते हैं ताकि पता चल जाए कि अगर कोई बीमारी है तो वो बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ी जाती है, या उसको हम प्री कैंसरस स्टेज पे, कि अभी कैंसर बना नहीं है लेकिन वो आगे चल के बन सकता है, तो उस स्टेज पे पकड़ सकते हैं। तो जैसे बताया कि सिंपल जैसे स्क्रीनिंग है, मुंह के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग है कि हम उसके मुंह की जांच करते हैं, वो इंडिविजुअल खुद भी कर सकता है और एक डॉक्टर भी कर सकता है। उसको हम ओरल विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें कि हम कोई भी ऐसे है जैसे वाइट पैचेस हैं, रेड पैचेस हैं, मुंह खुल नहीं रहा है, इनको सब जो कि आगे चल के कैंसर का कारण बन सकते हैं, उनको हम पकड़ लेते हैं। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर है जिसके लिए बहुत ही सिंपल टेस्ट हैं, जो कि लो रिसोर्स सेटिंग में हमारे पास VIA है, जिसको विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड कहते हैं, या फिर पैप स्मीयर टेस्ट है। देन वी हैव HPV DNA टेस्ट। हमारे पास बहुत अच्छे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिससे कि हम कैंसर को प्री कैंसर स्टेज पे पकड़ सकते हैं या अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं। जी डॉक्टर गौरवी मिश्रा, जब हम स्तन कैंसर की बात करते हैं तो सेल्फ डिटेक्शन या ये कहा जाए कि सेल्फ स्क्रीनिंग के कुछ टेक्निक्स आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी, और इसके साथ ही साथ गर्भाशय के मुंह का कैंसर स्क्रीनिंग किस तरह से की जा सकती है, कैसे समझना चाहिए इसको, खासतौर पर हमारी जो महिला दर्शक हैं वो जो इसको देख रही हैं?
ये दोनों जो कैंसर्स है इसकी हम स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। और स्तन का कैंसर तो खास करके ऐसा कैंसर है जिसको कि हम महिला खुद अपनी जांच करके वो बहुत अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जा सकती है। तो जो स्क्रीनिंग है इसके 3 तरीके हैं स्तन के कैंसर के। एक तो आपने सुना होगा विदेशों में लोग जो है महिलाएं जो 40 साल के ऊपर की महिला है वो अपने स्तन का एक्सरे करा के लेती है जिसको कि मेमोग्राफी कहते हैं। ये मेमोग्राफी का टेस्ट हर 2 साल में किया जाता है। लेकिन अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे सारे जो ग्रामीण प्रदेश है वहां पे मेमोग्राफी के टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ये केवल बड़ी सिटीज में और टाउन्स में ही अवेलेबल है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी टेस्ट नहीं होती है। लेकिन फिर भी 50 साल की उम्र के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको हम कहते हैं कि बेसलाइन मेमोग्राफी, एक मेमोग्राफी आप करवा लीजिए। ये हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है। और दूसरी एक टेस्ट है जिसको आप जो बताए कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, स्तन की स्वयं महिला जांच कर सकती है। और इस जांच के कोई एक तरीका होता है, जैसे कि महिला जो 30 साल के ऊपर की महिलाएं हैं वो आईने के सामने महीने में एक बार उनकी जब मासिक खत्म होती है 7वें 8वें दिन में खड़ी होकर ऊपर के कपड़े निकाल के अपनी जांच करती है, जहाँ की वो देखती है कि उसके दोनों स्तन एक ही आकार के हैं या नहीं, क्या एक स्तन बड़ा है एक छोटा है, दोनों निप्पल जो है बाहर की तरफ है या एक निप्पल अंदर खींचा हुआ लगता है। तो कई महिलाओं को ऐसे होता है कि एक निप्पल बहुत साल से या दोनों भी निप्पल अंदर की तरफ है। तो अगर वो बहुत साल से ऐसा है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो हाल ही में हुआ है तो उसके लिए उनको डॉक्टर के पास बताना जरूरी है। और ये भी देखना है कि निप्पल प्रेस करके उसमें से कोई खून आ रहा है क्या। ये सब जो है लक्षण होते हैं। और अपने स्तन की जांच करके, एक तरीका होता है जांच करने का भी, तो उससे जांच करके देखना है कि कहीं स्तन में कहीं गांठ है क्या। और ये जो एग्जामिनेशन है वो हर महीने करना है। तो वो महिला को पता चलता है कि गए महीने मेरा स्तन इस तरह से लग रहा था और आज कैसे लग रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, टाटा हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। इनफैक्ट कि विश्व में पहली बार ये रिसर्च हुआ है। और मैं भी उस रिसर्च में बहुत शामिल थी। पहले से 20 साल का ये रिसर्च हुआ है जिससे कि ये पता चला है कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो हम कहते हैं, यानी कि केवल एक प्राथमिक आरोग्य सेविका को भी हम ट्रेन कर सकते हैं स्तन की जांच करने में। कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही होने की जरूरत नहीं है। अगर महिलाएं ऐसे ट्रेन प्राथमिक आरोग्य सेविकाओं के पास जाकर भी अगर हर 2 साल में एक बार अपनी जांच कराती है तो इससे भी हम 30% ब्रेस्ट कैंसर मोर्टालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। 30% तक हम स्तन के कैंसर से होने वाली मृत्यु जो है हमारे देश में उसको हम कम कर सकते हैं। और याद रखिए विश्व में पहली बार ये रिसर्च हुआ है और इसका कंक्लूजन हुआ है। इसलिए हमारे नेशनल कैंसर कंट्रोल में जो कंट्रोल प्रोग्राम जो है इसमें स्तन की जांच के लिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को शामिल किया गया है। उसी तरह से अगर हम गर्भाशय के मुख के कैंसर की स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो 30 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है, जिनको कोई लक्षण नहीं है, उनको भी ये जांच करानी है। तो आप सब लोगों ने साइटोलॉजी के बारे में, पैप्समियर के बारे में सुना होगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज की जो महिलाएं हैं वो साइटोलॉजी टेस्ट कराती है, अपनी हर 2 साल में जाकर कराती है। लेकिन फिर से हम देखेंगे तो ये जो टेस्ट है ये केवल बड़े बड़े शहरों में ही उपलब्ध होते हैं। हमारे तालुका में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में और विलेजेस में ये उपलब्ध नहीं है। तो हमने अगेन टाटा हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा ये रिसर्च किया है। ये 13 साल ये रिसर्च चला जिसमें कि मालूम पड़ा है कि केवल विनेगर यानी विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एसिटिक एसिड, यानी डाइल्यूट एसिटिक एसिड क्या होता है, तो हम जो विनेगर खाने में यूज करते हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसको हम गर्भाशय के मुंह को लगा के हमको 2 मिनट में पता चलता है कि इसमें कोई कैंसर की, गर्भाशय के मुंह के कैंसर की कोई पूर्व अवस्था है क्या या कैंसर होने की कोई संभावना है क्या। और तीसरी एक टेस्ट जैसे डॉक्टर इंदु ने कहा कि HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का कोई संसर्ग है क्या, वो भी देख सकते हैं। उसके लिए भी एक टेस्ट होती है लेकिन उसके लिए लेबोरेटरीज की जरूरत है। तो
भारत में जो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें गर्भाशय मुंह के कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए VIA यानी विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एसिटिक एसिड, ये टेस्ट का समावेश किया गया है। जी 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 जी, निश्चित। तो महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वैक्सीनेशन के बारे में भी बात करेंगे और कुछ और सवाल हमारे पास आए हमारे व्यूवर्स के, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर, किस तरह से इसकी रोकथाम की जाए, कैसे इसका बचाव किया जाए, क्या जांच के तरीके हैं और कैसे इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए, ताकि ये जो रोग लगातार हमारे देश में बढ़ रहा है, इससे इस पर न सिर्फ रोक लगाई जा सके बल्कि इससे निजात पाया जा सके। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इंदु अग्रवाल, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली से। डॉक्टर गौरवी मिश्रा, जो कि प्रोफेसर हैं प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई से। और डॉक्टर अजय गोगिया, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। डॉक्टर अजय गोगिया, जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो क्या प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिन ख़ास कैंसर्स की बात की, खास तौर पर जैसे हमने मुंह के कैंसर की बात की और जो कॉमन कैंसर्स हैं, किस तरह से उनकी क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? तो जो प्रिवेंशन, जैसे मैंने पहले ही बताया था, प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग इज़ ए टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आपको सबको इनफैक्ट पता होता है कि आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपको अल्कोहल नहीं लेनी है, सिगरेट स्मोक नहीं करनी है, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना है। ये प्रिवेंटेबल कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसमें हमें पता होता है कि ऐसे करने पे कैंसर को हम प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड आया स्क्रीनिंग मेथड, जैसे डॉक्टर गौरी और डॉक्टर इंदु ने प्रीवियसली बताया, हमारे जो मोस्ट कॉमन कैंसर है उसके लिए स्क्रीनिंग मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। 50 साल से 70 साल के बीच की महिलाओं के लिए मैमोग्राफी 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार, डिफरेंट गाइडलाइंस, डिफरेंट कुछ कन्फ्लिक्टिंग वो है कि 1 साल में करना है 2 साल में, बट रूटीनली हम 50 से 70 साल में 1 साल में मैमोग्राम करना चाहिए। US पॉपुलेशन में वही 45 ईयर्स हो गया है। और इमीडिएटली हमारे जैसे हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जो कैंसर सर्वाइवर्स के जो रिलेटिव होते हैं या जिनमें BRCA एक जीन टेस्ट होता है पॉजिटिव होता है, उनके लिए वही एज 25 साल हो जाती है। हाई रिस्क के लिए 40 ईयर्स हो जाती है। अमेरिका में 45 है, बट नॉर्मल एक अगर हम इंडिया की बात करें तो 50 से 70 साल के बीच में आपकी एनुअल मैमोग्राम होनी चाहिए। दूसरा टेस्ट है जहाँ पे मैमोग्राफ नहीं अवेलेबल हैं, उसमें है जहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा जो अस्पताल हैं उसमें क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जैसे डॉक्टर गौरवी ने कहा, इज द सेम रिजल्ट लाइक मैमोग्राफी, उतना ही इम्पैक्ट है ओवरऑल सर्वाइवल और डिजीज स्पेसिफिक सर्वाइवल में। एंड थर्ड है जहाँ पे प्राथमिक चिकित्सालय भी नहीं है, जहाँ पे क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए कोई भी नहीं है, तो थर्ड स्टेप आता है हमारा सेल्फ एग्जामिनेशन बाय एनी सब्जेक्ट। तो ये 3 मोडालिटी है, मैमोग्राम, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कोई भी उसके लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो महिलाएं खुद भी कर सकती हैं। सेम जैसे सेकंड कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए पहले भी डिस्कस हो चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पैप स्मीयर, एक आइसक्रीम स्पैचुला के टाइप का एक वुडन स्टिक होता है, उससे हम पैप स्मीयर करते हैं जो हर जगह अवेलेबल है।
सेकंड है आपका जो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है VIA, जो विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड है, जो जैसे डॉक्टर गौरवी ने बताया। एंड थर्ड है जो लेटेस्ट इसमें इंक्लूड हुआ है वो सीरम HPV वायरस लोड इसमें इंक्लूड किया है। तो जो जैसे मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर में 50 से 70 साल में इसमें कर सकते हैं, वैसे ही ये पैप्समियर और ये कॉम्बिनेशन में हम कर सकते हैं आफ्टर 21 ईयर्स। 21 to 30 ईयर्स हम यूजुअली पैप्समियर करते हैं और आफ्टर 30 ईयर्स कॉम्बो टेस्ट करते हैं जिसमें पैप्समियर और HPV टेस्टिंग होती है। और हर ये 3 से 5 साल, इनिशियली 3 ईयर्स में 21 से 30 साल के बीच में, और 30 साल के बाद ये हमेशा 5 साल में होनी चाहिए अगर ये कॉम्बो टेस्ट होता है। सेम ये तो हो गया आपका फीमेल कैंसर। जी, मेल कैंसर में मोस्ट कॉमन ओरल कैंसर होता है जो हमारे विजुअल इंस्पेक्शन से हम पता लगा सकते हैं। सेकंड जैसे बताया लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग मोडालिटी है वो लो डोज CT स्कैन, जिसमें क्लियर कट गाइडलाइन है और एविडेंस है, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं केसेस में जो 55 साल से ऊपर हैं और जिनका रिस्क फैक्टर बहुत है, जो 30 पैक ईयर स्मोकिंग में आता है या 15 साल से उन्होंने स्मोकिंग की होती है, तो हाई रिस्क पॉपुलेशन में लो डोज CT स्कैन इज़ वेरी इफेक्टिव टू डिटेक्ट द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द लंग कैंसर। सेम जो थर्ड मोस्ट कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में भी बहुत कन्फ्लिक्टिंग डाटा है। PSA जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है उसको एनुअल कराने या बाई एनुअल कराने में फ़ायदा होता है। पहले ये 10 साल पहले तक था, डेफिनेटली ये स्क्रीनिंग टूल्स में भी था, PSA कराने पे फ़ायदा होता है, बट अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग डाटा है। PSA कराने से प्रोस्टेट कैंसर को हम बचा सकते हैं, स्क्रीनिंग से बचा सकते हैं कि नहीं। सेम ऐसी कोलोन कैंसर का आता है सिग्मोइडोस्कोपी। तो PSA बढ़ा होना क्या प्रोस्टेट कैंसर का इंडिकेटर है? इस तरह से समझना चाहिए। PSA बड़ा होना एक प्रोस्टेट हमारी ग्लैंड होती है उसके एनलार्जमेंट का इंडिकेटर है, प्रोस्टेट कैंसर का इंडिकेटर नहीं है। तो हमारे जैसे 70 साल 60 साल के बाद सबका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसको हम प्रोस्टेटोमेगाली बोलते हैं। और BPH की एक वो बीमारी, उसमें भी PSA बढ़ा होता है। बट कुछ 10% केसेस में जिसमें PSA बढ़ा होता है उसमें रीज़न प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। तो उन्होंने जो स्टडीज़ हुई हैं, काफ़ी सीरियल PSA मॉनिटरिंग किया, उसके बाद देखा है कि PSA बढ़ा होने के बाद कोई भी मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है स्क्रीनिंग मेथड में। और स्क्रीनिंग मेथड का एक मेजर आउटकम होता है ओवरऑल सर्वाइवल। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट है, PSA कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। बट रूटीन प्रैक्टिस टुडे डेट PSA स्क्रीनिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बट 7-8 साल पहले ये एक गाइडलाइंस में था। सेम ऐसे ही CA कोलोन है जो महिलाओं में 3rd 5th मोस्ट कॉमन कैंसर है, उसमें सिग्मोइडोस्कोपी कराना इम्पॉर्टेंट है। 5 साल में एक बार सिग्मोइडोस्कोपी कराना इम्पॉर्टेंट है 55 to 80 ईयर्स के बाद एज के बीच पे। सो ये एज कट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए किस स्क्रीनिंग किस एज में कर रहे हैं, आपके रिस्क फैक्टर हैं या नहीं है, कौन से रिस्क फैक्टर हैं। जैसे सपोज मेमोग्राम की ही स्क्रीनिंग मेथड्स बड़े सारे चेंज हो गए। अब आपके पास फैमिली हिस्ट्री है, BRCA1 जीन म्यूटेशन की जो फैमिलियल कैंसर होता है उसमें आपका एग्जामिनेशन आपका 25 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है। US में हाई रिस्क पॉपुलेशन में वो 40 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है। इंडिया में हम 50 to 70 ईयर्स लेते हैं। सेम ऐसी सर्वाइकल कैंसर का जो भी हमारा जो है वो 21 ईयर्स से लेते हैं। वैक्सीनेशन हम 14 ईयर्स से लेते हैं। सेम लंग कैंसर का हम 55 ईयर्स के बाद करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का हम 60 ईयर्स के बाद करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हम कौन से सिनेरियो में, कौन से कैंसर की बात कर रहे हैं, कौन से रिस्क फैक्टर हैं, कौन सी स्टेट में बात कर रहे हैं, कौन सी कंट्री में बात कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं। जी निश्चित तौर पर। और गवर्नमेंट की भी तमाम स्ट्रेटजीज़ हैं प्रिवेंशन को लेकर के, तमाम सारी जो ड्राइव्स हैं वो चलते रहते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर भोपाल से, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, विनीत जैन हमको कॉल कर रहे हैं। विनीत जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। आप सभी डॉक्टर साहब को सुप्रभात, एंकर जी को नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि जैसे अपन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक बार फिर से पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सभी को। मेरा प्रश्न है कि अपन जैसे CT स्कैन, एक्सरे वगैरह ये करते हैं बार बार, इससे भी कैंसर की संभावना बढ़ती है। और दूसरा जैसे कोई धूमपान नहीं करता है और वो सिगरेट कोई पी रहा है या किसी के पास खड़ा हो जाता है तो उससे भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है कैंसर का। मेरा प्रश्न है आप लोगों से। जी डॉक्टर इंदु अग्रवाल इनका सवाल लेना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि कुछ डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन से है, उनसे भी रेडिएशन एक्सपोजर होता है। तो इसीलिए हमें जो है डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस को जुडिशियसली कराना चाहिए, डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस पे कराना चाहिए। जैसे लंग कैंसर स्क्रीनिंग है, उसके लिए रिकमेंडेड टेस्ट जो है वो लो डोज CT स्कैन है।
तो लो डोज सीटी स्कैन जो है वो हम हर एक को नहीं कहते हैं, हम सिर्फ हाई रिस्क पॉपुलेशन को कहते हैं। हाई रिस्क का मतलब है जिनकी एक सर्टेन, जैसे इंडिया में हमने बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन जनरली 15 पैक ईयर रखा हुआ है। 15 पैक ईयर का मतलब होता है कि जो कि कम से कम एक पैकेट सिगरेट लास्ट 15 सालों से ले रहे हैं, वो हम हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं। और जो 50 साल की उम्र से ऊपर हैं तो उनके लिए हम लो डोज सीटी कहते हैं। इसमें जो क्या है कि रेडिएशन बहुत कम डोज में मिलता है और रेडिएशन का उतना रिस्क नहीं है जितना कि स्क्रीनिंग टेस्ट का बेनिफिट है, क्योंकि वो अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो हम मरीज की जान बचा सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन था। एक इनका ये था कि जैसे जो लोग सिगरेट नहीं ले रहे हैं वो भी सेकेंड हैंड स्मोक के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक प्रश्न किया इन्होंने, बिकॉज जब कोई भी स्मोकर लेता है, सिगरेट पी रहा है, तो वो जस्ट 15% तो वो अपने अंदर ले रहा है और 85% जो है वो एनवायरनमेंट में जा रहा है, जो कि सेकेंड हैंड स्मोक के जरिए दूसरों को मिल रहा है। तो इसीलिए जो है कि जितने भी प्रोहिबिटेड प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि नहीं लेना है, बच्चों के सामने नहीं लेना है, स्कूल प्रीमिसेस के आसपास नहीं लेना है। तो इनके रूल्स तो हैं बट उनके स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है एक्चुअली। जी जी तो जी 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 और इस विषय में जागरूकता की भी ज़रूरत है। बिल्कुल जागरूकता की ज़रूरत है। जी 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 फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कैंसर से बचाव कैसे करें, रोकथाम कैसे करें, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पिता का चाय, गजब का स्वाद। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर से बचाव की, रोकथाम की, जांच की, कैसे बचा जाए कैंसर से, इसको लेकर के जागरूक कैसे किया जाए लोगों को। और इस विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर गौरवी मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर गौरवी, स्तन कैंसर को लेकर के तमाम सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं ईमेल के जरिए। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि किन लोगों को अधिक खतरा हो सकता है स्तन कैंसर का और कैसे इस खतरे को कम किया जाए। कैंसर का कारण जानने के लिए बहुत रिसर्च किया गया है, क्योंकि ये केवल भारत की महिलाओं में नहीं तो विश्व में हर देश की महिलाओं में ये कैंसर जो है सबसे कॉमन कैंसर है। प्रमुख कैंसर महिलाओं में यही है सारे देशों में। तो जैसे कि गर्भाशय मुख के कैंसर का हमको कारण पता है किस वजह से होता है, वैसे स्तन के कैंसर का जो एक एग्जैक्ट कारण हमें पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि कौन से रिस्क फैक्टर्स है कि महिलाओं को अगर ये रिस्क फैक्टर्स है तो ये कैंसर होने की संभावना अधिक है। जैसे कि अगर महिलाओं की देरी से शादी होती है और उनको पहला बच्चा भी देरी से होता है, और अगर महिलाएं स्तनपान नहीं करती है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है, तो ये कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या हमने देखा है कि आजकल शहरों में बहुत सारी महिलाएं काम को जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके वजह से जो है वो 2-3 महीने ही स्तनपान करके फिर ब्रेस्ट फीडिंग बंद करती है। तो ये जो है कैंसर के खतरे का एक कारण है। तो अगर महिलाएं 2 साल तक स्तनपान करती है तो इससे कैंसर का, ये स्तन के कैंसर का बचाव हो सकता है। उसी तरह हमने देखा है कि जो लेडीज, जो महिलाएं मोटी है, जो शराब का सेवन करती है या जो शारीरिक व्यायाम नहीं करती है, उनको भी ये कैंसर होने की संभावना अधिक है। जिन महिलाओं की मासिक जो है बचपन में बहुत कम उम्र में चालू हुई है और जिन महिलाओं की मासिक जो है बहुत
अधिक उम्र तक चलती रहती है, जैसे कि 55 तक वगैरह चलती रहती है, 55 के बाद भी चलती रहती है, तो इन महिलाओं को भी ये कैंसर होने की संभावना अधिक है। और एक ये बात है कि केवल 5 से 10% कैंसर जो है वो हेरिडेटरी या जेनेटिक कैंसर्स होते हैं, लेकिन स्तन का कैंसर ये ऐसा कैंसर है कि वो फैमिली में हो सकता है। जैसे कि अगर किसी की माँ को, किसी की बहन को या किसी के मासी को या आंटी को बहुत कम उम्र में, जब वो कम उम्र की थी तब उनको कैंसर हुआ, अब स्तन का कैंसर हुआ था, तो इन ऐसी महिलाओं को ये कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। हमको लेकिन ये याद रखना है कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि महिला होना, क्योंकि ये कैंसर पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन महिला होना ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। और जो दूसरा रिस्क फैक्टर है, ये उम्र जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही ये स्तन का कैंसर होने की संभावना जो बढ़ जाती है। तो ये एक मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा पीरियड तक, अधिक से अधिक पीरियड तक आप स्तनपान कीजिए। ये इस कैंसर के बचाव का एक बहुत बड़ा चांस है। जी, आपने अभी कहा कि ये पुरुषों को भी हो सकता है, क्या पुरुषों को भी स्तन कैंसर हो सकता है? या पुरुषों में भी ये कैंसर हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रमाण है बहुत कम है। तो ये सबसे कॉमन कैंसर जो है महिलाओं में ही है। जी 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 जी। और अब इसके बाद वैक्सीनेशन की बात करें डॉक्टर अजय, अगर सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसका शेड्यूल है, कौन सी एज पर इसको लगवाना चाहिए, किस तरह से समझे। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या दूसरे कैंसर्स को लेकर के उसमें वैक्सीनेशन को लेकर कोई रिसर्च एडवांसमेंट क्या आगे हुई है, क्या जानकारी देंगे आप हमको? जैसे पहले जो डॉक्टर गौरवी और डॉक्टर इंदु ने बताया, जो हमारे मोस्ट ऑफ जो कैंसर्स हैं, जितने भी हम कैंसर लेते हैं, वो 50 to 70% प्रिवेंटेबल हैं। तो प्रिवेंटेबल में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है जो प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसमें एक है सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि इसका एसोसिएशन अराउंड 99% है हेपेटाइटिस HPV वायरस के साथ। दूसरा कैंसर है हेपेटाइटिस बी, जो हमारा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की जो इंसिडेंस है बहुत कम है, तो हम उसको सेकंड में लेते हैं। तो फर्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो HPV वैक्सीनेशन है वो बहुत कॉमन है और बहुत हमारे जितने भी स्कूल प्रोग्राम में वो इनकॉर्पोरेट हुई है इस साल से। तो उसकी एज जो है वो उसमें बहुत सारा डिबेट है, बट जो फाइनल कंक्लूजन है, जितने भी जो एक्टिव रिप्रोड्यूस एज में वो आपको लेनी है, जो होता है इन बिटवीन 9 to 21। तो उसमें सिंगल डोज वैक्सीनेशन और डबल डोज वैक्सीनेशन जो 6 महीने के अंतराल पे होती है, वो लेनी ही लेनी है इन बिटवीन द एज ऑफ 9 years to 21 years। 9 years to 14 years में आपको एक या दो डोज, और 14 to 21 years में एक और दो डोज, ये आपको लेना ही लेना है। 21 साल के बाद उतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ बेनिफिट है। जो 21 साल के बाद का शेड्यूल है, 2 डोज तो चाहिए ही चाहिए। जो हम पहले बोलते थे कि 3 डोज चाहिए, वो अभी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि 2 डोज भी इक्वल इफेक्टिव है 3 डोज को, जो 21 साल के बाद लगती हैं। टिल 45 ईयर्स तक इसका बेनिफिट देखा गया। बट जो मैक्सिमम बेनिफिट है इन बिटवीन द 9 to 21 ईयर्स, सिंगल और डबल डोज डेफिनेटली ये लेनी चाहिए। और इनफैक्ट यूएस में तो ये प्रोग्राम मेल्स में भी लागू हो गया इन बिटवीन द एज ऑफ 9 to 21 ईयर्स। मेल्स को भी ये वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, नॉट हेपेटाइटिस HPV वैक्सीनेशन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं फॉर यंग गर्ल्स। एंड सेकंड, हमारे जो वैक्सीनेशन है, जैसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए हेपेटाइटिस बी के जो वो हैं, वो नेशनल प्रोग्राम में ऑलरेडी हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट या प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हैं। बट डेफिनेटली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वो हेपेटाइटिस बी की वजह से ही उसका एक रिस्क फैक्टर है जी। एंड थर्ड अदर रिस्क फैक्टर है, बट वैक्सीनेशन से रिलेटेड यही दोनों प्रूवन रोल है जिसमें हम कैंसर को बचा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर इंदु, स्क्रीनिंग मेथड्स को लेकर के बात हो रही है, ख़ासतौर पर सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, इसके बारे में हमें आप जानकारी दें। और कुछ सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या जिस तरह से सर्वाइकल कैंसर में वैक्सीनेशन की बात हो रही है, क्या कुछ रिसर्च एडवांसमेंट है, क्या हम ये क्योंकि लगातार जो है वो इन विषयों पर रिसर्च होती रहती है, तो क्या कुछ उम्मीद करें आगे जो कैंसर के रोगी हैं, या ये कहें कि जो रोगी नहीं लेकिन लोग हैं, वो इस बात की उम्मीद करें कि कुछ और वैक्सीनेशन डेवलप हो सकती हैं?
जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर्स की बात करें तो वो एक तो HPV रिलेटेड कैंसर्स हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड कैंसर्स हैं, और एक हेपेटाइटिस बी कैंसर है रिलेटेड कैंसर है। तो जिसमें कि HPV रिलेटेड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड जो कैंसर्स हैं उनमें सर्विकल कैंसर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये फीमेल्स में बहुत ही कॉमन कैंसर है और इसको हम टोटली इरेडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने देश से पोलियो को ख़त्म किया, स्मॉल पॉक्स को ख़त्म किया, दिस इज़ वन कैंसर जिसको कि एक हम बिल्कुल इरेडिकेट कर सकते हैं। स्टिल हमारे देश में बहुत ही कॉमन कैंसर है और वैक्सीन जो है ये 2006 से है, इट इज़ नॉट ए न्यू वैक्सीन। जो HPV वैक्सीन है वो 2006 से है और हमारे देश में भी 2008 से ये वैक्सीन अवेलेबल है। बट अभी तक जो भी वैक्सीन्स थी वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स की थी, तो थोड़ी कॉस्टली थी, तो एक फाइनेंशियल बैरियर था जिसकी वजह से जो है हमारी कंट्री इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं कर पाई है। बट अब हमारे देश में एक इंडिजिनस वैक्सीन है, हमारे देश की बनी हुई वैक्सीन है सर्वावैक, जो है अब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ जाएगी, स्कूलों में शुरू हो जाएगी, बजट में अप्रूव हो चुकी है जी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आइडियल एज जो है वो यंग गर्ल्स के लिए है, सेक्सुअली इनोसेंट गर्ल्स हु आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक द वैक्सीन। एंड 9 to 26 हम कहते हैं, 9 to 14 इज़ द बेस्ट एज जिसमें कि सिंगल डोज इज़ वेरी इफेक्टिव। तो अप टू 20 years इवन इफ वी गिव सिंगल डोज दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। और 20 to 29 में हम जनरली 2 doses मिनिमम देते हैं। तो ओवर द ईयर्स बहुत प्रोग्रेस हो रही है। जब HPV वैक्सीन हमने शुरू की थी तो सबके लिए वी वर रिकमेंडिंग 3 doses, फिर आया कि 2 doses हैं, नाउ वी से जस्ट 1 dose इज सफिशेंट। तो ऐसे प्रोग्रेस हो रही है। बट अभी पाइपलाइन में और कोई इमीडिएट पाइपलाइन में तो नहीं है वैक्सीन कैंसर रिलेटेड जो है। जी 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 निश्चित तौर पर तो उम्मीद की जानी चाहिए ये कि जो लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, कम से कम सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई जो वैक्सीनेशन के बारे में आपने जानकारी दी उसको उन्होंने ज़रूर जाना समझा होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस कार्यक्रम में किस तरह से कैंसर के बारे में लोग और जागरूक हो ये हम जानकारी देना जारी रखेंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर पर, कैसे इससे बचाव किया जाए, क्या रोकथाम इसकी कैसे की जा सकती है और क्या इसके जांच के तरीके हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमको कॉल कर रहे हैं, देवपाल सिंह जी। देवपाल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सबको नमस्कार सर जी। सर ऐसा है कि मेरे ना वाइफ है, उनके में लीवर में गांठ है और वो पता पड़ा है, पहले गले में गांठ थी, 1 साल से 6 महीने चल रहा था उनका, 8 महीने से। तो गले की गांठ थी, गले की गांठ के टेस्ट चल रहे थे, उसमें सुई की जांच वगैरह हो रही थी, उसमें कुछ आ नहीं रहा था। और फिर उसके बाद में उन्होंने पेट CT स्कैन कराया, कई सारे टेस्ट कराए, फिर पेट CT स्कैन कराया तो उसमें लीवर में गांठ आई। उसके बाद में उन्होंने उसका भी सुई की जाँच की, उसमें भी उन्हें कुछ नहीं मालूम पड़ा। और पेट CT स्कैन में मतलब इन्हें थोड़ा लक्षण मालूम पड़े। हाँ, उससे पहले सुई जांच की थी तो उससे पता नहीं चला, फिर पेट CT स्कैन हुआ, उसमें उनको कुछ गांठ आई उसमें और गांठ का लक्षण मालूम पड़ा कैंसर का। तो उन्होंने मतलब कैंसर डिपार्टमेंट को दिया, कैंसर डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि बायोप्सी कराओ, उसके बाद हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। अब बायोप्सी के कराते उन्होंने कई सारे टेस्ट किए। बायोप्सी के लिए उन्होंने जब भेजा तो बायोप्सी करने के लिए जब रेडी हुए
तो उन्होंने बोला कि इसमें ना ब्लड का गुब्बार सा, मतलब कुछ गांठ सी नजर आ रही है। अगर हम मोटी सुई चुभो के अगर सैंपल लेते हैं तो ब्लीडिंग हो गई, पेट में ब्लड फैल जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो हम इसको ओटी में ले जाके करेंगे। अब ओटी में ले जाके करने के लिए बात हुई थी, उससे पहले उसको ना करके वो गले की गांठ का ऑपरेशन करना शुरू करना चाह रहे थे। तो मैं इसको एग्री नहीं हुआ, क्योंकि सारी नसों के साथ में गांठ है, वो खुद उनके हाथ पे फूले हुए हैं। तो मैंने कहा अगर इसमें ही कोई दिक्कत बन गई जाके तो फिर उसका कैसे होगा, जाके जो गले में दिक्कत पहले हो जाएगी, जबकि गले से अभी उनको खाना खाने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जानना क्या चाहते हैं? जानना ये चाहता हूँ कि सर ये बायोप्सी नहीं कर रहे हैं, मैं वैसे एम्स में रेफर कराऊंगा उनसे। खाने पीने का थोड़ा सर, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, व्यायाम योगा कर रही है वो, और उनको उल्टियाँ हो जाती हैं, मतलब तीसरे चौथे दिन उल्टी हो जाती है। जी जी, डॉक्टर अजय को गया इनका सवाल। आवाज कम हो रखी है गले की, मिर्च लगती थी तो मिर्च कम लग रही है, खैर सही है। तो जैसा आपने बताया, ये लग रहा है पहले गले का कैंसर था, अभी वो लीवर में फैला है, और लीवर में जो गांठ है उसकी बायोप्सी पॉसिबल नहीं है, जहाँ तक ये मैं आपको जान पा रहा हूँ। बट डेफिनेटली अगर गले का कैंसर है, लीवर में बायोप्सी पॉसिबल नहीं है डॉक्टर, क्योंकि इसमें खतरा रहता है, लीवर की बायोप्सी में हमेशा ब्लीडिंग का खतरा रहता है, तो जो गले की गांठ है उससे बायोप्सी करानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, करानी चाहिए, उससे कैंसर फैलता नहीं है। अगर वो टेक्निकली डिफ़िकल्ट है तो डेफिनेटली आप एक बार एम्स आ जाइए, हमारे यहाँ हेड एंड नेक क्लिनिक है, या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उसको चैनलाइज करा दूंगा। बट गले की गांठ की बायोप्सी करानी चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा ये कैंसर का ओरिजिन कहाँ से है, जो लीवर में है वो गले का कैंसर फैला हुआ है या कोई और दूसरा कैंसर है। तो उसके लिए जांच तो हमेशा करानी चाहिए। ऑलरेडी आपने पेट सीटी स्कैन करा लिया, उसमें भी पता चल जाता है ओरिजिन कहाँ से है। अगर नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि दो गांठ है लीवर और गले की, तो हमें गले की गांठ का बायोप्सी करानी चाहिए। और कोई दिक्कत है तो आप एक बार डेफिनेटली किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एम्स में आके एक बार दिखा सकते हैं। हमारी जो हेड एंड नेक क्लिनिक होती है मंडे फ्राइडे होती है, आप उसमें ज़रूर आ सकते हैं। जी, तो मुझे उम्मीद है कि अपनी शंका का समाधान मिला होगा देवपाल जी को। और डॉक्टर गौरवी, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि स्तन में हर गिल्टी क्या कैंसर है, कैसे इसको समझना चाहिए? अगर स्तन में कोई गांठ होती है या तो उसकी जांच कराना बहुत जरूरी है। आपको ये याद रखना है कि स्तन की हर गांठ जो है ये कैंसर की गांठ नहीं है। जैसे कि यंग फीमेल्स में किशोर अवस्था में भी गांठ आ सकती है स्तन की, और ज्यादातर ये जो गांठ है ये कैंसर की गांठ नहीं होती है। स्तन में ऐसा भी हो सकता है कि पानी की गांठ आ जाए, जैसे कि जिसको हम सिस्ट कहते हैं, ये बहुत पेनफुल होती है, लेकिन ये कैंसर की गांठ नहीं है। उसी तरह से स्तन में जैसे हमको शरीर के किसी भी हिस्से में एब्सेस हो सकता है, वैसे भी गांठ आ सकती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर स्तन में गांठ है तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये कैंसर की गांठ है या नहीं है। आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है और आगे की जो टेस्ट है वो की जाती है। जैसे कि उसको सबसे अच्छी टेस्ट ये है कि बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करके उस गांठ को निकाला जाता है और उसको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है, जहाँ की उसकी जांच होती है ये देखने के लिए कि उसमें कैंसर की पेशियां है या नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका है डायग्नोसिस का। लेकिन अगर कहीं ग्रामीण भागों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हम FNAC यानी कि एक सुई द्वारा एक कुछ पेशियां एक स्लाइड पे लेकर उसकी जांच कर सकते हैं, देखने के लिए कि इसमें कैंसर की पेशियां है या नहीं। तो इसका जो है आगे का फिर की जांच की जा सकती है। और जो महिलाओं को गांठ है और हमको अगर बहुत यंग महिलाएं हैं तो उसका हम सोनोग्राफी करते हैं ब्रेस्ट का, ये देखने के लिए कि ये गांठ किस प्रकार की है। लेकिन 40 साल के ऊपर की महिलाएं हैं और उनमें गांठ हुई है तो उनको हम मैमोग्राफी प्रेफर करते हैं। मैमोग्राफी यानी दोनों स्तन का हम एक्सरे करके देखते हैं कि स्तन के और किसी हिस्से में गांठ है क्या, और ये गांठ जो है वो कैंसर की गांठ की जैसे लग रही है क्या। तो मैमोग्राफी करना जरूरी है, बायोप्सी करना जरूरी है, और भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस है, वो करके हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये कैंसर की गांठ है या नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये मैसेज है कि हर गांठ जो है कैंसर की गांठ नहीं है, लेकिन जो भी गांठ है उसको आप इग्नोर न कीजिए। आप जाकर अपने डॉक्टर से जांच करा लीजिए कि ये कैंसर की गांठ है या नहीं, और इसका आगे का इलाज, अगर स्तन का कैंसर ऐसा कैंसर है
जो कि बहुत ही क्यूरेबल कैंसर है, इसके लिए बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। तो आप बहुत अर्ली स्टेज में, जब गांठ बहुत छोटी है तभी आ जाते हैं, तभी पकड़ में अगर ये गांठ आ जाती है तो पेशेंट जो है उसके बचने के चांसेस बहुत ही अधिक है। जी 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 जी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कैंसर को लेकर हमारी ये जो चर्चा है, किस तरह से बचाव किया जाए, कैसे इसका रोकथाम किया जाए, इस पर चर्चा जारी रहेगी। रुकेंगे ब्रेक के लिए। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर से बचाव, कैंसर से की जांच कैसे की जाए, कैसे रोकथाम किया जाए, और कैसे इसको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दी जाए। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं जो नई दिल्ली से हमको कॉल कर रहे हैं, राजेश सहगल जी। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर, नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी जो ग्रैंड मदर थी उनको टंग का कैंसर था, लेकिन उनकी एज काफी, मतलब 90 की एज में डेथ हुआ। मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उनको कैंसर था और काफी शुरू में डॉक्टर ने बताया सिस्ट है, पर जब बाद में चेक कराया तो स्टेज 4 कैंसर निकला। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और बीच में कोविड आ गया शायद, तो उसी वजह से उनका डेथ हो गया। तो हमारी फैमिली में इन फ्यूचर अगर ऐसा हो तो क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और क्या ब्रेस्ट कैंसर 100% क्यूरेबल है? और थोड़ा मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनके दिमाग में फोबिया था कि ब्रेस्ट रिमूव हो जाता, उससे वो डिप्रेशन में भी रहती थी। जी, डॉक्टर इंदु अग्रवाल ये सवाल लेना चाहेंगी? हाँ जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी ग्रैंड मदर को कैंसर था और वो 90 साल की उम्र में हुआ था। तो जनरली जो ओल्ड एज में कैंसर होता है, जैसे 90 साल में हुआ, तो जनरली वो हेरिडिटरी नहीं होता है। हेरिडिटरी का मतलब है कि कुछ जीन्स हमें विरासत में मिले हैं जो कि हमारे कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्राका जीन्स जो बहुत कॉमन है, BRCA1, BRCA2, कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनकी वजह से कैंसर का खतरा बढ़ता है। बाकी ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है, इसलिए फैमिली में 1 या 2 केसेस का मिल जाना जो है वो बहुत कॉमन हो जाता है। हम जो है हेरिडिटरी कैंसर के बारे में तब सोचते हैं जब बहुत सारे मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स हैं और वो यंग एज कैंसर्स हैं, तो हम सोचते हैं। अब आपकी सिस्टर को किस एज में कैंसर हुआ ये आपने अभी नहीं बताया है। तो बाकी ये है कि जैसे आपकी सिस्टर को फोबिया था कि ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे कैंसर डायग्नोज हुआ है। अगर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरीज भी होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट रिमूव ही हो। और जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा कैंसर है। अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो इट्स ए क्योरेबल कैंसर। बाकी 100% जैसी चीज़ तो देखिए किसी भी बीमारी में नहीं होती है, बट डेफिनेटली अर्ली स्टेज में होता है तो इसका क्योर रेट इज़ एज गुड एज 98%। जी 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 जी। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर अजय गोगिया, कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चों में जो कैंसर हो जाते हैं उनका डायग्नोसिस समय पर कैसे हो, कैसे इसको समझा जाए, और ख़ासतौर पर ब्लड कैंसर के विषय में भी कुछ लोग जानकारी जानना चाहते हैं। तो बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं जो हमारे 12 साल से नीचे होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो ल्यूकीमिया, लिम्फोमास हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हैं और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। ये 3 बास्केट हैं जो 70% जो पीडियाट्रिक ट्यूमर्स को इंक्लूड करती है। तो ब्रेन ट्यूमर के तो साइन एंड सिम्टम्स बहुत इजी हैं। हेडेक, वॉमिटिंग, बच्चों को पता लग जाता है कि हेडेक है, वॉमिटिंग आ रही है, उसके बाद जो स्कैन्स करते हैं उसमें आइडिया लग जाता है। ब्लड कैंसर का हमारे ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे पता चल जाता है। लिम्फोमा का गांठें आती हैं, उससे पता चल जाता है। बट कोई भी ऐसा प्रिवेंटेबल
या कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है जो हम बच्चों में डिटेक्ट करके कि या बच्चों को कौन सा कैंसर होने वाला है, अभी तक कोई भी ऐसा स्क्रीनिंग या कोई भी ऐसा अर्ली डिटेक्शन टेस्ट नहीं है। तो जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसी पे बेस पे हमारा सारा ट्रीटमेंट चलता है और स्टेजिंग होती है। जी, तो यानी इसको इसी तरह से समझना चाहिए डॉक्टर इंदु, अगर जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, एक सवाल आया था, तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो क्या आने वाले बच्चे के लिए क्या कोई बचाव का तरीका, क्या कोई तरीका किया जा सकता है इस पे? डेफिनेटली, जैसे कि बताया कि अगर हम सारे कैंसर्स की बात करें तो 85 to 90% ऑफ द कैंसर्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरेडिक है। स्पोरेडिक का मतलब कि बिकॉज उनमें रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं, और बाकी 10 to 15% ऐसे हैं जिसमें कि हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर है, कि कुछ फॉल्टी जीन्स हैं जो हमने इनहेरिट किए हैं, अपने पेरेंट्स से विरासत में मिले हैं हमें जी। तो उनमें कुछ कैंसर्स हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर्स हैं, जिसमें हेरिडिटी कैंसर्स जो है वो रोल प्ले करता है। तो हेरिडिटी, इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग होती है जिसमें हम पूरा पेडिग्री चार्ट बनाते हैं। आइडियली हम पिछली 5 जनरेशन्स की, बट जनरली 5 जनरेशन तक हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती है, तो 3 जनरेशन की एटलीस्ट हम हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कौन कौन से कैंसर्स थे, वो सेम कैंसर थे या रिलेटेड कैंसर्स थे। रिलेटेड कैंसर जैसे ब्रेस्ट एंड ओवेरियन आर सपोज टू बी रिलेटेड कैंसर्स, ये सेम फॉल्टी जीन से होते हैं। तो डेफिनेटली अगर मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स हैं, यंग एज में कैंसर हुआ है, रेयर कैंसर हुआ है, तो जेनेटिक काउंसलर से मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में हमारे राजीव गांधी में जेनेटिक काउंसलिंग भी होती है, और जेनेटिक काउंसलिंग के बाद अगर हम ज़रूरत समझते हैं तो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए एडवाइस करते हैं। और डेफिनेटली फिर अगर कुछ फॉल्टी जीन्स निकलते हैं तो उनको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सर्वेलेंस पे रखा जाता है ताकि उनको अर्ली डिटेक्ट कर सकें। ठीक, तो जी 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 डॉक्टर गौरवी मिश्रा, चलते चलते क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कैंसर को लेकर के? बार बार कहा जा रहा है कि जो कैंसर को लेकर एक जहन में एक ये बना हुआ है कि इसका क्योर नहीं हो सकता, क्या कहेंगे आप? एक बात मैं पहले कहना चाहती हूँ कि गर्भाशय मुंह के कैंसर के लिए एक नई टेस्ट अवेलेबल है जो कि महिलाएं झिझकती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए, तो अपने गर्भाशय मुंह के कैंसर की वो स्वयं परीक्षण भी कर सकते हैं, जैसे कि जिसको कि हम HPV सेल्फ सैम्पलिंग टेस्ट कहते हैं। तो ये जानकारी मैं देना चाहती थी, और जाते जाते मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि कैंसर जो है इसका प्रतिबंध हो सकता है। 40 से 50% कैंसर तो हम इनका प्रतिबंध कर सकते हैं, और कैंसर क्यूरेबल है अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनका की इलाज हम कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीकों से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, तो बेहद सिंपल तरीकों से कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैंसर्स को लेकर के जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता इसमें बचाव का काम करती है। फिलहाल आप सभी लोगों का धन्यवाद। डॉक्टर इंदु अग्रवाल, डॉक्टर गौरवी मिश्रा, आप हमारे साथ जुड़ी हुई थी। डॉक्टर अजय गोगिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो निश्चित तौर पर जो कैंसर है उससे बचाव संभव है, और अगर समय रहते इसकी जानकारी की जाए, जो जांच के जो तरीके हैं उनको अपनाया जाए और स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो निश्चित तौर पर कैंसर ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है। तो टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।